और अब कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। चुनावी राजनीति में हमारे यहाँ दो तरह से वोट देते हैं। एक तो उस नेता को वोट देते हैं जो अच्छा लगे, दूसरा उसे देते हैं जो बहुत अच्छा न भी लगे लेकिन बाकियों के मुकाबले कम बुरा हो। चुनाव में नेताओं की इमेज और उन्हें लेकर परसेप्शन बड़ा काम करता है। ऐसे ही परसेप्शन की लड़ाई शुरू हो चुकी है। सवाल है कि 24 के चुनाव में असल मुकाबला मुद्दों पर होगा या फिर एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं की इमेज पर होगा, उनके परिवार और उनके परिवार पर लगे भ्रष्टाचारों के आरोपों पर होगा। 24 के चुनाव में एक साल भी नहीं बचा है। कैंपेन शुरू हो चुका है, मुद्दे ढूंढे जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि कौन सा मुद्दा वोटर को क्लिक करेगा। विपक्ष को भरोसा है कि वो नाकामियां गिना गिनाकर मोदी की तीसरी पारी को रोक देगा। तो बीजेपी का दावा है कि 2024 में विपक्ष को वंशवादी और भ्रष्टाचारी बताकर आखिर कील ठोकेगी। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। प्रधानमंत्री ने वंशवाद और भ्रष्टाचार पर ये चुनावी लाइनें ड्राफ्ट की तो अब बीजेपी उसे पूरी ताकत से आगे बढ़ा रही है। आज राजस्थान में अमित शाह ने संकेत दिए कि 24 में फैसला मोदी के क्लीन इमेज और महागठबंधन के नेताओं की घोटाले से जुड़ी पहचान के बीच होगा। सोनिया जी का पूरा जीवन का लक्ष्य है राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना। लालू जी का लक्ष्य है अपने बेटे तेजस्वी को प्रधानमंत्री बनाना। एमपी छत्तीसगढ़ में जेपी नड्डा ने भी कहा कि 24 में विपक्षी दलों की वंशवादी इमेज ही उन्हें परमानेंट घर बिठाएगी। बिहार में राज करने वाले आरजेडी में सिर्फ लालू का परिवार ही आगे आ सकता है, बाकी सब झाल बजाओ। बीजेपी घूम घूम कर ये भी पूछ रही है कि महागठबंधन बनेगा कैसे, बनेगा तो टिकेगा कैसे और इसका नेता कौन होगा। और इसीलिए कह रही है कि मोदी का ये विरोध सिर्फ खानदानी है। ईडी और सीबीआई से बचने की लड़ाई है। वहाँ पे कोई इस तरह का प्रस्ताव पास नहीं हुआ कि राहुल गांधी जी या कोई अन्य नेता प्रधानमंत्री पद का हमारा दावेदार है। 272 का हम आंकड़ा पार करेंगे, उसके बाद हम तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। विपक्षी दलों का दावा है कि बीजेपी सिर्फ नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए जुमले उछाल रही है, भटका रही है। श्री अमित शाह जी लखीसराय आए और मुझको उनका भाषण सुन के आश्चर्य लगा। जुमलेबाजी की भी कोई सीमा होती है। लेकिन इसका जवाब विपक्ष के पास नहीं है कि जब चुनाव में मोदी या अमित शाह हेराल्ड केस को लेकर राहुल गांधी की, चारा घोटाले को लेकर लालू यादव की और शारदा स्कैम को लेकर ममता बनर्जी की ब्रांडिंग करेगी तो उसके पास क्या जवाब होगा। हेराल्ड चारा घोटाला और इसके अलावा शारदा नारदा स्कैम, 2-3 बड़े स्कैम जिसपे घेरने जा रही है बीजेपी गठबंधन को। और इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, प्रवक्ता राष्ट्रीय भाजपा के। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत है, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के। मेरे साथ राजकुमार भाटी जी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ मानव जायसवाल है, राष्ट्रीय प्रवक्ता टीएमसी के। मेरे साथ माधव आनंद है, नेता है राष्ट्रीय लोक जनता दल जो कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है। शुरुआत राजपूत जी आपसे, भ्रष्टाचार और वंशवाद, क्या जवाब है आपका पास इसका? हम लोग तो परिवारवादी हैं दीपक भाई, और हम रहेंगे। हमें तो गर्व है अपने परिवार पर। हमारे परिवार ने आजादी के लिए 49 साल से ज्यादा जेल बिताए हैं, सबको मिला करके। गांधी जी, नेहरू जी, कमला जी, मोतीलाल जी, सब लोगों को लेकर के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास न वंश है, न परिवार है, न परिवारवाद है, ऐसा तो ये कहते हैं। लेकिन इनसे बड़ा परिवारवादी तो कोई नहीं। हम तो कहते हैं कि हमें अपने परिवार पे गर्व है। ये लोग कहते हैं कि हमारा परिवार है नहीं, और 3-3 परिवार, पीढ़ी के परिवार के लोग। मैं आपको पहले उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे देता हूं परिवारवाद पर बात करने वाले लोगों से। महंत दिग्विजयनाथ जी, सांसद हिंदू महासभा, महंत अवैधनाथ जी और अब योगी आदित्यनाथ जी। और नाथ संप्रदाय में, सन्यासी परंपरा में गुरु ही पिता होता है। इस बात को तो आप भी मानते हैं दीपक भाई, चूंकि आप तो पुराने पत्रकार हैं। तो आप बताइए, 3 पीढ़ियों से योगी आदित्यनाथ जी का परिवार, पूरा का पूरा सन्यासी परिवार, वो राज कर रहा है, इस पर कोई बात नहीं।
अनुराग ठाकुर के लिए आज जेपी नड्डा ने कहा कि वंशवादियों का हम घर बंद करेंगे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, अनुराग ठाकुर जी को भी बंद करेंगे ये लोग। राजनाथ सिंह जी का परिवार ही नहीं, आप देख लीजिए, उनका बेटा कल्याण सिंह का परिवार नहीं, 3-3 पीढ़ियां उनकी। वसुंधरा राजे का परिवार ही नहीं, उनका बेटा, उनका भतीजा ज्योतिरादित्य सिंधिया, सारे के सारे। तो ये परिवारवाद वाली बातें अच्छी नहीं लगती हिंदुस्तान में। हमें तो गर्व है अपने परिवार पर। भारतीय जनता पार्टी को शर्म होगी अपने परिवार पर, हमें शर्म नहीं है, हमें तो गर्व है। शिंदे का परिवार ही नहीं है, जिसको ये लोग मुख्यमंत्री बनाए, उनका बेटा सांसद है। लेकिन अब बात होगी मोदी वर्सेस मुद्दे। आप एक चीज को बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, हताश है भाजपा, निराश है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे नहीं सूझ रहे कि जवाब क्या दें महंगाई पर। भारतीय जनता पार्टी को बात नहीं सूझ रही है कि मणिपुर पर क्या जवाब दें। नाटक नौटंकी चल रही है। सीएम बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा जनता फाड़ दे रही है, जनता में इस्तीफा लेके जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में अंदर से परेशानी की एक पराकाष्ठा हो चुकी। केंद्र कहता है इस्तीफा दो और सीएम बीरेंद्र सिंह जनता को इस्तीफा दे देते, जनता भी इस्तीफा फाड़ देती। दूसरे एक मध्य प्रदेश में या कहीं और है, लगातार ऐसी बात करते हैं कि साहब उनको हटाना चाहती है, भाजपा नहीं हटा पा रही। 40% की भ्रष्टाचारी सरकार को कर्नाटक की जनता ने हटा दिया। 50% भ्रष्टाचारी सरकार को, मध्य प्रदेश व्यापम की सरकार को जनता हटाने जा रही है। तो आप इस चीज को जान लीजिए, मोदी वर्सेस मुद्दे होंगे। मोदी जी का सूर्य अस्तांचल की ओर जा रहा है और मोदी जी अब वोट कैचर नहीं है। इस चीज को कर्नाटक बता चुका है। 10 दिन लगातार मणिपुर जलता रहा और मोदी जी अपना रोड शो करते रहे। उसके बाद भी मोदी जी ने मुंह की खाई है, वोट नहीं मिला है। आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश में उनकी हताशा, निराशा और खींच बता रही थी, ये मैं आपको बताऊं, बस आखिरी बात कहकर के खत्म कर रहा हूं। अब ले आए क्या साहब, यूसीसी लाएंगे, ड्राफ्ट है नहीं। नल नील कोल भील, जैसे लालू जी ने कहा था, इन सब का आरक्षण मारना चाहते हैं। पिछड़ों का आरक्षण, दलितों का आरक्षण, ये सारा मारना चाहते हैं। जनता जवाब देगी, आप इस चीज को निश्चिंत रहिए। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। परिवारवादी होने का गर्व है कांग्रेस पार्टी को। मोदी वर्सेस मुद्दे होंगे। आपके यहां तो भी है ना, नाथ संप्रदाय का एक परिवार जो 3 पीढ़ियों से रूल कर रहा है, सिंधिया जी का परिवार, अनुराग ठाकुर जी का परिवार, क्या कहेंगे आप? दीपक जी, मैं तकनीकी खामियों के कारण श्रीमान सुरेंद्र राजपूत जी के पूरे वक्तव्य को नहीं सुन पाया, लेकिन जो छिटपुट सुना है उसके अनुसार उनके परिवार पर गर्व होगा। उनके पास दूसरा कुछ है भी क्या, गर्व किस पे करें? वो एक भ्रष्ट परिवार है जो जीप घोटाला नेहरू जी के जमाने में शुरू हुआ से लेके जो है इंदिरा जी के जमाने के घोटाले, सोनिया जी के जमाने के घोटाले, राहुल जी के जमाने के घोटाले, प्रियंका वाड्रा के जमाने के घोटाले। अब तो सजा याफ्ताओं का गठबंधन हो गया है कि जो सजा याफ्ता परिवार होंगे उनको प्रायोरिटी होगी। लालू प्रसाद यादव जेल काट के लौटे हैं। एक सजा याफ्ता श्रीमान राहुल गांधी है, सजा याफ्ता है, 2 साल की उनको सजा हो चुकी है पिछड़ी जातियों के लिए अपशब्द बकने के अपराध में। एक शिबू सोरेन है जो हत्याकांड में जेल काट के लौटे हैं, उनकी पार्टी भी इनके साथ है। अब जिन लोगों ने जो बातें कर रहे हैं कि अगर आप नाथ संप्रदाय के हैं और उनकी गद्दी पर बैठा व्यक्ति भी इनकी दृष्टि से जो है परिवारवादी है, देखिए किस भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा कोई नहीं बता सकता, लेकिन कांग्रेस का अगला अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी होंगे। 1991 से लोगों को पता था कि श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा, यही लोग जो है कांग्रेस की कमान को संचालित करेंगे, सब जानते थे। इसी तरह से मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी कौन चलाएगा, वो अखिलेश यादव ही उनके जो है वारिस होंगे। शिवपाल को भी अवसर नहीं मिलेगा, ये हर कोई जानता था। लालू जी जाएंगे तो रबड़ी जी आएंगी और लालू रबड़ी दोनों का जब रिटायरमेंट का समय आएगा तो तेजस्वी तेज प्रताप ही नेतृत्व करेंगे। ये किसी के मन में आशंका थी क्या? परिवारों पर प्रतिबंध नहीं, लेकिन परिवारें पार्टियों की नियंत्रण नहीं होंगी। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई परिवार कहे कि वह भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रदेश का भी नियंत्रण कर लेगा तो ये संभव नहीं है। हाँ, अब ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में तो कोई परिवार का व्यक्ति आए ही नहीं और इनके परिवार का नियंत्रण कुछ परिवार ही करें। वो मायनो परिवार जो है वो कांग्रेस का नियंत्रण कर ले, यादव परिवार सपा का नियंत्रण कर ले, तृणमूल कांग्रेस का नियंत्रण अभिषेक बनर्जी करें, यहां तक कि सुश्री मायावती भी अपने भतीजे को ही अपने वारिस के रूप में संस्थापित करने का प्रयास करती हैं। स्टालिन जो है
पहले जो है करुणानिधि के वारिस बने, अब अपने पुत्र को वारिस बनाना चाहते हैं। वहां वाईएसआर कांग्रेस पहले उनके पिता अध्यक्ष रहे, अब उनके पुत्र हैं। तेलंगाना में आप देख ही रहे हैं कि के चंद्रशेखर राव की बेटा और बेटी दोनों जो हैं सबसे बड़े महत्वपूर्ण नियंता हैं। श्रीमान उद्धव ठाकरे बाला साहब की जगह तो बने ही बने, उनके पुत्र आदित्य जो है कतार में खड़े हुए हैं कि अगला जो सबसे बड़ा नेता होगा वो आदित्य ठाकरे होंगे। भारतीय जनता पार्टी, मुझे बताइए ना कि पहले अध्यक्ष से लेकर अभी तक कोई एक ही परिवार का व्यक्ति हो सकता है क्या? अभी पिछले भारतीय जनता पार्टी के अटल जी के परिवार का कौन है भाई राजनीति में? कोई अध्यक्ष बनने आया क्या? आडवाणी जी के परिवार का कौन अध्यक्ष बनाया गया? जरा मुझे बता दीजिए। कौन जो है वेंकैया नायडू के परिवार का अध्यक्ष बना? कौन जना कृष्णमूर्ति के परिवार का अध्यक्ष बना? कौन जो है वो कुशाभाऊ ठाकरे जी के परिवार का अध्यक्ष बना? कौन नितिन गडकरी के परिवार का अध्यक्ष बना? कौन श्रीमान राजनाथ सिंह के परिवार का अध्यक्ष बना? कौन जो है अमित शाह जी के परिवार का अध्यक्ष बन रहा है? कौन जेपी नड्डा जी के परिवार का व्यक्ति अध्यक्ष बनने जा रहा है? मुझे बता दें जरा आप। बताइए सुरेंद्र राजपूत जी, बड़ा लंबा और विस्तार से। हालांकि उन्होंने कहा तकनीकी खामियों की वजह से, आपकी बात उन्होंने पूरी सुनी नहीं है, लेकिन इन तकनीकी खामियों के होने के बावजूद उन्होंने अपना जवाब दिया है प्रचंड वेग से। एक बड़ा पुराना शेर है दीपक भाई, अब तक इनकी बातों पर हमें गुस्सा आ जाता था, अब इनकी बातों पे दया आ रही है। बड़ा वही पुराना प्यार नहीं आता है आपको, आपकी तो मोहब्बत की दुकान है। कुछ और कहती है अब ना। हाँ, तो मोहब्बत भी आने लग गई, अब इनके ऊपर दया आने लग गई हमको। पहले तो हमको गुस्सा आती थी इनके ऊपर, प्रेम भाई के ऊपर, लेकिन अब प्रेम भाई जब तक शिवसेना में थे तब तक उनको परिवार नहीं नजर आता था, अब इनको परिवार नजर आने लग गया। बड़ा प्रचंड टाइप का इनका मोहब्बत और लव और हेट का रिलेशन है। कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के नाम पर एक काला धब्बा है, बदनुमा दाग है। अच्छा, प्रेम शुक्ला जी एक शेर बोलना चाहते हैं, बुलवा दूं पहले? भारतीय जनता पार्टी ने अपने जन्म से जी नहीं सर, गलत बात है। अच्छा ठीक है, बोल लीजिए। अब देखिए, प्रेम शुक्ला जी को आपने आवश्यकता से ज्यादा समय दिया। मैंने आपको भी आवश्यकता से ज्यादा समय दिया सुरेंद्र जी, अब इतने निर्दयी ना बनिए। तो मैंने भी एक शेर पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है पता है? वो आपके लिए बोलता हूं, आपके लिए एक शेर बोलता हूं मैं। दोस्ती जब किसी से की जाए, ध्यान से पढ़िएगा, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। हाँ, क्या बात है, वाह, जिंदाबाद है आपकी। तो मैं आपसे कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय लोकतंत्र और चुनावी लोकतंत्र के नाम पर काला धब्बा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जन्म के समय से आज तक एक भी अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया, एक भी महिला अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया। एक इन्होंने दलित अध्यक्ष बनाया था, 1 लाख रुपए की घूस में उसको जेल भेज दिया। और इनका पूरा नागपुर परिवार के अलावा आज तक कोई अध्यक्ष नहीं बना। क्यों? नागपुर परिवार में महिला होती नहीं, इसलिए महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया। तो जो दल जो है अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता के लिए जनता पार्टी में भी अपना विलय कर दे, उस दल के लिए आप क्या अब सिर्फ सत्ता पाने के लिए जनता पार्टी में विलय कर दिया? जिनको आज ये पानी पी पी करके गाली दे रहे, तब वो परिवारवादी नहीं थे, तब लालू जी परिवारवादी नहीं थे। आज रामविलास पासवान परिवारवादी नहीं है इनके लिए। आज रामविलास पासवान कतई परिवारवादी, अकाली दल जब तक इनके साथ था परिवारवादी नहीं था। एकनाथ शिंदे आज परिवारवादी नहीं है, शिवसेना पहले परिवारवादी नहीं थी। अरे भाई, इतना दोहरापन कहां से लाते हो प्रेम शुक्ला जी? कम से कम इतने दोहरेपन में तो अभी तक आपको 2-4 बार राज्यसभा मिल जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। क्या करें? आप हमारे साथ होते अभी वहीं होते राज्यसभा में, जान लीजिए इस बात को। आप इस चीज को समझ लीजिए। दुआ करता हूं सुरेंद्र भाई कि हमारे सुरेंद्र भाई कभी अपनी ओजस्वी वाणी से राज्यसभा में तो शानदार भाषण दे। अरे बहुत शुक्रिया सर। अब आ जाते हैं भ्रष्टाचार पर। अब इनको शिवराज चौहान का व्यापम का भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा, इनको 40% कर्नाटक की सरकार का भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा, इनको गजेंद्र सिंह शेखावत ने लाखों करोड़ रुपए लूट लिए राजस्थान की जनता के, सुप्रीम कोर्ट से वो बेल पर है, वो भ्रष्टाचार इनको नहीं दिख रहा। अब इनको मणिपुर भी नहीं दिख रहा। अब क्या करें इनके लिए? चूंकि ये सत्ता में है, इनको पिछले 4 साल से किसान आयोग नहीं दिख रहा, इनको पिछले 4 साल से सीबीएसई नहीं दिख रहा है,
भाई भ्रष्टाचार आपका जब खुलेगा प्रेम शुक्ला जी, यकीन करिए लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड आप तोड़ेंगे और जल्दी ही तोड़ेंगे, चिंता मत कीजिए। छोड़ दीजिए उस पार्टी को और या फिर ऊपर चले जाइए राज्यसभा में, नहीं दिक्कत है। हम आपको बता दें, आप भ्रष्टाचारी पार्टियों के सरगना लोगों के साथ में हैं, उस जमात में हैं आप, जो लोग भ्रष्टाचार की गंगा में बह रहे हैं। 60 लोग से ज्यादा मर चुके हैं व्यापम में। अब मुझे बेल्लारी ब्रदर्स आपको याद नहीं है? प्रेम शुक्ला जी, अब मुझे उसके बाद में मानव उत्तर जायसवाल, देने का राजकुमार अवसर भाटी जी देंगे और माधव आनंद जी। देखिए, इनका संकट, उन्होंने पहले मुझे शिवसेना का उदाहरण दिया, पहले मैं शिवसेना से शुरू करता हूं। एक बार मुझसे ये प्रश्न पहले जब मैं दोपहर का सामना कार्यकारी संपादक था तब भी पूछा गया था, तो मैंने कहा था वो सेवा का वंशवाद था। प्रबोधनकार ठाकरे ने कभी कोई पद नहीं लिया, बाला साहब ठाकरे ने कभी कोई पद नहीं लिया, और उद्धव ठाकरे जब तक मैं दोपहर का सामना में था तब तक कोई पद नहीं लिया। लेकिन जब वो अपने परिवार को ही मंत्री और बनाने लगे तो उनका विरोध करेंगे, और ये बाला साहब ठाकरे की नीति थी कि मेरे परिवार का कोई व्यक्ति पद नहीं लेगा। तो मैं सेवा के वंशवाद का जो है स्वागत करता था, लेकिन वो जब सत्ता के वंशवाद में डूब गए तो विरोध करना मेरा जो है नैतिक अधिकार है, मैं कर रहा हूं उसका विरोध। एक बात हो गई। दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर नेहरू जी के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने 1953 में कहा कि कांग्रेस नेहरू जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार का ऐसा जलता हुआ घर है कि जो कोई उसके साए में भी खड़ा हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। और नेहरू जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का मामला उठा कौन रहा था? जिनका नाम लेने में राहुल गांधी को शर्म आती है, ऐसे उनके जो पितामह थे फिरोज गांधी ने किस तरह से नेहरू जी की सरकार में भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया गया, ये संसद में उठाया। इंदिरा जी के जमाने में बैंक को भी किस तरह से बैंक से पैसे फोन करके कैसे निकाल लिए गए, ये भ्रष्टाचार कौन नहीं जानता। बोफोर्स के बाद क्वात्रोकी के धन को चूंकि सीज कर दिया था अटल जी की सरकार ने, इसलिए उस सीज धन को रिलीज कराने के लिए हंसराज भारद्वाज को कानून मंत्री बनाने का रिवार्ड दिया गया, और क्वात्रोकी के जो सील किए गए खाते थे वो भी खोल दिए गए। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 12 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार हुए, और इनकी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी बेल पर है 5000 करोड़ रुपयों के फ्रॉड के केस में, 420 के केस में। और केस भी कैसे हुई? जब इनके पर मजिस्ट्रेट कोर्ट का ऑर्डर आया, ये हाई कोर्ट भाग कर गए रिलीफ के लिए, नहीं मिली रिलीफ, सुप्रीम कोर्ट भाग कर गए रिलीफ, नहीं मिली रिलीफ, और इनकी श्रीमती सोनिया गांधी तो जमानत पर है ही, चश्मे चिराग श्रीमान राहुल गांधी भी जमानत पर है। बेचारे कोषाध्यक्ष थे मोतीलाल ओरा जी, वो भी स्वर्गीय हो गए, वो जमानत पर ही रहते रहते स्वर्गीय हो गए। ऑस्कर फर्नांडिस वो जो है बेल पर रहे। तो और इनके एक नहीं 10 स्टेट की कहानी बताएं, कम से कम 1.5-2 घंटा चाहिए उसके लिए। अब ये जो आरोप भाजपा पर लगाते हैं, किसने रोका भाई? अभी आपकी सरकार कर्नाटक में आई ना, करिए ना कार्रवाई। आप जो है राजस्थान में रोज आरोप लगाते थे, सचिन पायलट आज कह रहे हैं भाई कार्रवाई कर दीजिए, हिम्मत नहीं जुट रही है क्योंकि कोई प्रमाण तो हाथ में है नहीं। आरोप लगाए और भागे, और हर चोर को दूसरा कोई चोर दिखाई देता है, हर भ्रष्ट को दूसरा कोई भ्रष्ट दिखाई देता है। लेकिन इनका तो संकट ये भी जो है, ड्रोन की डील फाइनल भी नहीं हुई, उसका रेट निगोशिएट भी नहीं हुआ। पवन खेड़ा ने बखेड़ा खड़ा कर दिया कि जो है वो ड्रोन में जो है वो 4 गुना कीमत हो गई। तो जो भ्रष्टाचार में जो है आकंठ डूबे लोग हैं, उनको ईमानदार लोग भी भ्रष्ट नजर आते हैं। इनके आंख पर जो भ्रष्टाचार का चश्मा चढ़ा हुआ है, इनको लगता है कोई डिफेंस डील हो रही है और उसमें कमीशन ही नहीं लिया जा रहा है, ये कैसे संभव है? तो जिनके बारे में एक विदेशी पत्रिका प्रकाशित करती है कि वो विश्व की 3री सबसे अमीर महिला है, तो भ्रष्टाचार के धन से ही अमीर महिला हुई थी। ये धन जो है श्रीमती सोनिया मायनो ने कोई ऐसा उद्योग तो लगाया नहीं था कि जिससे धन आ गया हो। श्रीमती इंदिरा गांधी के पास भी कोई उद्योग नहीं था। राजीव गांधी के पायलट की जो है सैलरी से वो 3री सबसे अमीर महिला विश्व की हो जाती, ऐसी कोई संभावना नहीं थी। श्रीमान राहुल गांधी ने भी ऐसा कोई आय का स्रोत उनके घोषित नहीं है जिससे ये सिद्ध हो जाए कि उनके पास बहुत दान हो जाए।
तो जिन्होंने लगातार 420 के अलावा 420 जिनके ऊपर आईपीसी की 420 की धारा में कार्रवाई हुई हो, ऐसे लोग दूसरों पर जब आरोप लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि छलनी सुई से कह रही तेरे में एक छेद है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास सुरेंद्र जी, आप पूरा जवाब दीजिएगा, तफसील से दीजिएगा, पूरा वक्त दूंगा। लेकिन अभी मैं जा रहा हूं मानव जायसवाल जी के पास। मानव जी, सीधा मेरा आपसे एक सवाल है, आप पर भी आरोप है, चलिए माना कि आपकी पार्टी घोर परिवारवादी नहीं है, लेकिन बुआ भी अपनी कमान भतीजे अभिषेक को ही देने जा रही है, ये साफ लगता है। वही आपकी पार्टी की धुरी बने हुए हैं आजकल। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। देखिए, ये बहुत बार होता है परिवारवाद, हम देखते हैं फिल्मों में भी बोला जाता है परिवारवाद है, लेकिन देखा गया कि बड़े बड़े एक्टर के लड़के या बच्चे, उनकी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। और ये जो राजनीति है, राजनीति में तो आपको जीत के आना पड़ता है, जनता के दिल को जीतना पड़ता है। आप एक किसी को बैठा नहीं सकते। ये तो जो प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया जिसकी जो है वो क्या होती है कि भैया आपको वोट मिलेगा, वोट से आप चिन्हित होकर पहुंचेंगे। लेकिन ये जो परिवारवाद बोलते हैं, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं छोटा था तो एक छोटी सी कहानी सुनी थी। चाणक्य जब ये लोगों ने जीत लिया था तो चंद्रगुप्त ने बोला, भैया देखिए आप क्यों नहीं खुद राजा बन जाते हैं। तो बोला, चाणक्य ने बोला कि नहीं, ये तो हो सकता है लेकिन मैं राजा बन नहीं सकता। बोला क्यों? क्योंकि मैं एक योगी हूं और मैं किसी चीज का भोग नहीं करता, मुझे किसी चीज की व्यथा नहीं होती, मैं परिवार का दर्द नहीं समझता, मैं अपने लोगों के, किसानों के क्या भूख होती है वो नहीं समझ सकता, मैं बच्चों के पढ़ाई की कितनी जरूरत है वो नहीं समझता, मेरे जो नागरिक हैं, जो मेरे जो प्रांत होगी उसमें जो बच्चे जो रोजगार चाहेंगे उनको रोजगार नहीं मिल पाएगा, वो दर्द मैं नहीं समझ पाऊंगा। तो इसीलिए परिवारवाद जो होता है, जो परिवार वाला राजनेता होना चाहिए, जिसका परिवार हो, क्योंकि परिवार ही दूसरे का दर्द समझ सकता है। जिसको घर का चूल्हा जलाना है, जिसकी माँ फूक फूक के चूल्हा जलाती थी, वो तो समझेगा ना अपनी माँ का दर्द। वो बेटा जो बाप को कंधा देना चाहता है कि भाई हम आपको बल देना चाहते हैं, उसको रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो बाप और बेटे में तो असमंजस होगा ना। ये है परिवारवाद। अब सुनिए, ठीक है, हम बात कर रहे हैं जो आरोप लगाया है बीजेपी ने, खानदानी पार्टी या परिवारवादी पार्टियां और साथ में भ्रष्टाचार, ये है विपक्ष की एकजुटता का कारण। क्या यही है राजकुमार भाटी जी? आपके यहां तो गजब परिवारवाद है। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल परिवारवाद पे बहुत सुंदर वक्तव्य सुंदर राजपूतनी जी ने दे दिया। मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन केवल 2-3 वाक्य बोलूँगा, फिर मैं भ्रष्टाचार पर थोड़ा बात करूँगा। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को एक बात समझनी चाहिए कि वंशवाद तब होता है जब वंश आगे बढ़ता है, और वंश आगे बढ़ाने के लिए पति पत्नी को एक बेडरूम में रहना पड़ता है। जब पति और पत्नी 1000 किलोमीटर दूर रह रहे हों तो वंश नहीं बढ़ता। आप किस पर बोल रहे हैं? सबको नंबर पता एक है। बात, प्लीज व्यक्तिगत ना राजकुमार भाई, बड़ा सम्मान करता हूं आपका, प्लीज। मैं बिल्कुल अच्छा ये हमारे नेताओं के नाम ले लेकर टिप्पणी करें तो ये व्यक्तिगत नहीं है, इन्हें आप कभी नहीं टोकते। सर, आप किसी के व्यक्तिगत रिश्ते पर बोल रहे हैं जिसके बारे में कोई सच्चाई नहीं जानता। मैं दूसरे ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि जिनके वंश नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, वो तो वंशवाद करेंगे कैसे, और जिनके वंश हैं वो एक भी नेता ऐसा नहीं है जो वंशवादी ना हो, जिसने अपने बेटे को, अपने पोते को कहीं ना कहीं सेट न किया हो। किन्हीं के बेटे मंत्री हैं, किन्हीं के बेटे विधायक हैं, किसी के बेटे सांसद हैं, किसी के बेटे क्रिकेट बोर्ड के सचिव हैं, किसी के बेटे कहीं हैं, किसी के बेटे कहीं हैं। एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी में, दावा मेरा चुनौती है, प्रेम शुक्ला नाम बता दें उस आदमी का जिसका परिवार हो और उसने परिवारवाद को न बढ़ाया हो। दूसरी बात, भ्रष्टाचार पे आता हूं। भ्रष्टाचार के उदाहरण दो तीन उदाहरण दूंगा। उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी ने, जिनके लिए मोदी जी गर्मा से नीचे गिर के एक पद की गर्मा से बहुत निम्न स्तर पर जाके जो वो इस तरह की भाषा बोलते हैं, मुलायम का बेटा, उस मुलायम सिंह के बेटे ने उत्तर प्रदेश का सबसे शानदार एक्सप्रेसवे, जो भारत का भी सबसे शानदार एक्सप्रेसवे है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, 303 किलोमीटर 22 महीने के अंदर बनाया और उसकी लागत आई 13,000 करोड़ रुपए। और आज जो इनके ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, जो अपने आप को योगी कहते हैं, उन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 90 किलोमीटर का बनाया, 90 किलोमीटर,
और उसकी लागत आई है 6,000 करोड़ रुपए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लागत लगभग 44 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की 66 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर। तो क्या ये बिना भ्रष्टाचार के हुआ है? दूसरी बात, अयोध्या में राम मंदिर में खूब मीडिया में चला, एफआईआर भी दर्ज हुई, जांच समिति बैठाई गई कि राम मंदिर की जमीन में घपले घोटाले किए गए। 2 करोड़ की जमीन लिखवा के 2 घंटे के अंदर 18 करोड़ में रजिस्ट्री कर दी गई, बेच दी गई। क्या उसकी जांच रिपोर्ट सामने आ गई? क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? उत्तर प्रदेश में 50 विभागों में घोटाले खुले हैं इन 5 सालों में, जिनमें कहीं ओएसडी लाइन हाजिर किए गए हैं, कहीं सेक्रेटरी हटाए गए हैं, एक भी मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपने किरण पटेल का नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री कार्यालय का पत्र लेकर 4 महीने तक जेड सिक्योरिटी लेके वहाँ कश्मीर में 5 स्टार होटलों में मौज करता रहा। क्या वो भ्रष्टाचार नहीं था? आपने यहाँ उत्तर प्रदेश में भी आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति ने एक इंडस्ट्रीज से 6 करोड़ रुपए ईडी से बचाने के नाम पर ले लिए और उसके खिलाफ हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हैं, और वो इनका मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का बहुत नजदीकी था। एक उदाहरण मैं उज्जैन का देना चाहूंगा। महाकाल का महालोक वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, उसमें जो मूर्तियां लगनी थी, उज्जैन का एक प्रसिद्ध मूर्तिकार जिसने जैन मंदिरों में भी मूर्तियां बनाई हैं, बहुत प्रतिष्ठित मूर्तिकार है, उसने 4 लाख की कोटेशन दी थी। वो 4 लाख में एक मूर्ति बनाने के लिए तैयार था, लेकिन ठेका दिया गया गुजरात के एक मोदी जी के मित्र को, और उसने 40 लाख रुपए में एक मूर्ति बनाई और उसकी जो थर्मोकॉल की मूर्तियां बना के लगा दी। एक दिन थोड़ी सी तेज हवा चली और सारी मूर्तियां गिर गईं। क्या ये भ्रष्टाचार है या नहीं है? ठीक है। एक गुजरात में पुल गिरा था, मोरबी का पुल, मोरबी के पुल का ठेका मैंने तो मुझे तो सबसे बाद में तो आपने समय दिया है, और कम से कम प्रेम शुक्ला जी का आधा समय तो दें, अभी तो थोड़ा ही बोला। तो सर आपकी तरफ से सुरेंद्र राजपूत भी लंबी बैटिंग करके गए, उन्होंने भी पारियां बिल्कुल धोनी की तरह खेली हैं। नहीं, मेरे तरह समय ले चुके। मेरी तरफ से क्यों गए? वो अपनी पार्टी के ऐसा ना बोलिए सर। अभी विपक्ष के गठबंधन का क्या हुआ? का पुल का राजकुमार भाटी जी, विपक्ष के गठबंधन का क्या हुआ? आप बोल रहे वो अपनी पार्टी है, मेरी अपनी पार्टी। अब विपक्ष के गठबंधन का क्या हुआ? एक डिबेट में ही फेल हो गए आप। मोरबी के पुल का ठेका एक ऐसी कंपनी को दिया गया, मोरबी के पुल का ठेका एक ऐसी कंपनी को दिया गया जैसे पुल बनाने का कोई अनुभव नहीं था, जो घड़ी बनाती थी, और वो मोदी जी के मित्र हैं। और एक बात आखिर में कह के चलो, आप कह रहे हैं समय, अभी तो कई बातें कहता, लेकिन आप उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ में आप इस सिरे से उस सिरे तक, दीपक जी मैं आपको चैलेंज करता हूं, और आपके जो रिपोर्टर है लखनऊ, आप मेरा मैसेज झुका तू न दे दे, मैं चैलेंज करता हूं, लखनऊ के इस किनारे से उस किनारे तक चले जाएं, या तो बहन जी के द्वारा बनाए हुए दलित प्रेरणा स्थल अंबेडकर पार्क, काशीराम स्मारक दिखाई देंगे, या लखनऊ में अगर दिखाई देगा तो समाजवादी पार्टी का काम दिखाई देगा। लोहिया अस्पताल, लोहिया पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क, लोक भवन, इकाना स्टेडियम, मेट्रो, लोक भवन, पुलिस मुख्यालय, योगी जी ने 6 साल के अंदर कौन सा काम किया मुझे बता दें। ठीक है। ये जो विधायकों को खरीद के सरकारें गिराते हैं, क्या वो इनका 1 नंबर का पैसा है? भ्रष्टाचार का पैसा है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कोई नहीं है, लेकिन मीडिया इसका बचाव करता है। केवल मीडिया की वजह से अभी तक बचे हुए हैं, जी, और अब जनता के बीच में इनकी असलियत जाने लगी है। 24 में इनका इलाज हो जाएगा, इलाज हो जाएगा 24 में। आपने भी उल्टी राह पकड़ी है, नीतीश कुमार जी को छोड़ के अब मोदी जी के साथ आ गए माधव आनंद जी। दीपक जी, पहली बात तो नमस्ते। बहुत दिनों के बाद आज आपके डिबेट में मुझे मौका मिला। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है बहुत सारे समस्याएं आ रही थी अभी, लेकिन एनीवे अभी ठीक है। दीपक जी देखिए, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, अब परिवारवाद को इस रूप में समझने की आवश्यकता है दीपक जी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां समाज सेवा का काम नहीं कर रही है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना चुकी है। जब आप इस चीज को समझेंगे तब आप परिवारवाद में डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि बीजेपी में जो परिवार के लोग आए हैं, चाहे कांग्रेस में हो, समाजवादी पार्टी में हो, राष्ट्रीय जनता दल में हो, तृणमूल कांग्रेस में हो, या तमाम अनरीजनल जो पॉलिटिकल पार्टी आए हैं, वहां एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जहां यह सबको पता है कि बाप के बाद बेटा को ही विरासत मिलेगा और बेटे के बाद उनके जो होंगे संतान उनको विरासत मिलेगी। यह प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। मैं उदाहरण देता हूं, राष्ट्रीय लोक जनता दल आरजेडी देखिए, लालू परिवार, लालू यादव की पार्टी है। लालू जी के बाद किसको मिला?
तेजस्वी यादव को मिला। 12 करोड़ बिहार की आबादी में उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, सिर्फ 8वीं पास उनका बेटा ही उप मुख्यमंत्री बनने के लायक है, स्वास्थ्य मंत्री बनने के लायक है। इन्वायरमेंट का इतना ज्यादा ज्ञान उनके बड़े बेटे जो है तेज प्रताप को है कि उनको मंत्री बनाया जाता है। आप अनुमान लगाइए कि किस रूप में ये भ्रष्टाचारी और जो परिवारवाद के जो पोषक हैं, चाहे आप अखिलेश यादव की लीजिए, मुलायम सिंह यादव के बाद कौन आया तो अखिलेश यादव आ गए। तृणमूल कांग्रेस में सबको पता है कि ममता बनर्जी के बाद उनके भतीजे हैं। मायावती जी के पार्टी में कौन जो है सो आगे बढ़ रहा है अभी सबको पता है। तो ये प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी बना रखे हैं, इस कंपनी को बंद करने की आवश्यकता है। बीजेपी के परिवारवाद में जितने भी जो कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा, बीजेपी में चाहे किसी भी व्यक्ति के अगर उनके बेटे या उनके रिलेटिव आगे बढ़े हैं तो उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना है। संघर्ष के रास्ते को चुनते हुए संगठन में काम करते हुए तब आगे बढ़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है कि आप आ गए और अब उनके बेटे और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बेटे को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। एक मिनट सुन लीजिए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार पे। एक मिनट कैसा संघर्ष है? अब जिस भ्रष्टाचार की बात करते हैं, नहीं जिस भ्रष्टाचार की बात करते हैं, यही आदरणीय, अरे सुन लीजिए आदरणीय नीतीश कुमार जी जो अपने आप को कहते हैं कि मैं लोहिया जी को मानने वाला हूं, कर्पूरी ठाकुर जी का चेला हूं, जो लोहिया जी परिवारवाद के अगेंस्ट में थे, करप्शन के अगेंस्ट में थे, कर्पूरी ठाकुर जी परिवारवाद के अगेंस्ट में, आज वही नीतीश कुमार विपक्षी एकता के मुहिम में लगे हुए हैं और नतमस्तक कहां हो गए? वही लालू परिवार के सामने, लालू परिवार के सामने नतमस्तक हो गए कि आप ही मेरे माई बाप हैं, आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। अरे आपसे बिहार संभल नहीं रहा है, आपकी याददाश्त शक्ति कमजोर हो चुकी है, क्या बोलते हैं आपको खुद नहीं पता होता है, और आप जो है और आप प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अरे बिहार को तो पहले सवार लीजिए, 17 साल आपको मौका मिला। बिहार में जो समस्याओं से ग्रसित प्रदेश बन चुका है, बीमारू प्रदेश बन चुका है, शिक्षा व्यवस्था की हालात क्या है, स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हालात है, और आप देश संभालने की बात कर रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचारियों का जो पूरा एक गैंग बन गया है, परिवारवाद का जो एक गैंग बन गया है, और मैं तो कहता हूं जो स्थिति है विपक्षी पार्टियों का, 100 यानी एक अनार और 100 बीमार, सब प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। कहीं ना कहीं सबको लगता है कि मुझसे बड़ा कौन है, यानी तो मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता हूं। यहां तो एनडीए में ऐसी कोई संभावना नहीं है। यहां तो एक व्यक्ति पे सबका जो है सबकी सहमति है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही 2024 में उम्मीदवार होंगे और देश के प्रधानमंत्री होंगे, अगर भारतवर्ष की जनता जो है उनको आशीर्वाद देने का काम करती है। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं सीधे आपके पास आऊंगा। दीपक जी, इन भ्रष्टाचारियों के गढ़ से क्या बात करना है? सुरेंद्र राजपूत जी, मैं सीधा आपके पास आऊंगा, क्योंकि कुछ व्यक्तिगत बातें भी प्रेम शुक्ला जी ने की थी, पायलट की तनख्वाह, मिसेस गांधी, मैं चाहता हूं आप उसका जवाब दें। मैं जानबूझ के उसका रेफरेंस दे रहा हूं। देखिए 3-4 चीजें बड़ी साफ हैं। बड़ी नीच, निर्लज और अशोभनीय टिप्पणियां उचित नहीं है आपके चैनल पर, और जिस बात को लेकर के लाल कृष्ण अडवाणी जी माफी मांग चुके हैं, प्रयोग किया गया, फिर मैं कोई शब्द प्रयोग उस तरीके की बातें नीच शब्द मत बोलिए प्लीज। और सबसे बड़ी बात जिसको ये नहीं उन्होंने कहा है, अब सुनने के लिए तैयारी रखिए की गई, ठीक, नंबर 1। और मैं आपको फिर से, प्रेम शुक्ला जी रहिए यार, आप राज्यसभा पहुंचे, का आप हमें सुना रहे हैं, सुनाइए जाकर के क्या नाम अमित शाह को, जिसका बेटा बीसीसीआई का सचिव है, सुनाइए उस तड़ी पार को, सुनाइए उस फेंकू को। आप हमको क्या सुना रहे हो? अरे आप हमारे यहाँ के हो, आपको तो हम चाहते हैं आप राज्यसभा जाओ, आप 420 बात करते हो, फ्रॉड जो है, और 420 तो आपकी पूरी पार्टी है, सजा याफ्ता 420, इनके बीच में नहीं बोला ना, फ्रॉड 420 इनके बीच में नहीं बोला। अब आपका अगर ये चैनल है तो अगर आप बार बाला होगी तेरी अम्मा, बार बाला होगी तेरी अम्मा, और बार बाला होगी तेरे भाजपा में। संजय प्रेम शुक्ला, दिमाग खराब न कर, बदतमीज आदमी, नीच आदमी, निर्लज्ज आदमी, कमीना आदमी। प्लीज मैं हटा रहा हूं दोनों को, प्लीज दोनों फ्रेम से जाएंगे।
प्लीज दोनों फ्रेम से जाएंगे। ये माफ कीजिएगा, माफी चाहता हूं, मैं नहीं चाहता मेरे शो में गेस्ट ऐसी टिप्पणी करें, इस तरह की बातें करें, लेकिन हुई है, मैं खुद माफी मांगता हूं और जी न्यूज का हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है। मैं वापस बहस पे चल जाता हूं। मानस जायसवाल जी, आप जवाब देना चाहते थे, दे दीजिए, और जब प्रेम शुक्ला जी और सुरेंद्र राजपूत जी ठंडे हो जाएं, गेस्ट वाले उनसे बात कर लें, तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज। नहीं, मैं प्रेम शुक्ला जी को जब सुन रहा था, मैंने देखा कि बता रहे कि इतने सारे घोटाले किनारे हैं, इतना घोटाला हो गया, इतना तड़ीपार है कि भाई कौन बेल पे है, कौन ये। अरे 9 साल से आपकी सरकार है, एक मुद्दा नहीं कर पाए, 9 साल में अब जेल नहीं पहुंचा पाए किसी को। अरे परमानेंट जेल पहुंचा दीजिए। अच्छा, कौन सा 12 लाख करोड़ का था वो कॉमनवेल्थ का, पैसे कहाँ गए? और CAG वाला भी एक स्कैम था, पैसे कहाँ गए? अच्छा, कोर्ट में कुछ ऑर्डर हुआ था कि ये स्कैम हुआ ही नहीं है। सुनिए, स्कैम हम बताते हैं क्या होगा। नोटबंदी सबसे बड़ा स्कैम, अदानी बड़ा स्कैम, आने वाले समय में ये जो 2000 रुपये ऐसे कर दिए, तीसरा स्कैम। जितने बड़े बड़े आपने कंपनियां बनाई है ना, अपने अपने बड़े बड़े गेस्ट हाउस, 5वां स्कैम। देश की जनता का पैसा, बोलते हैं मोदी जी पार्टियां कहाँ खर्च करती हैं उसको देखना चाहिए। पूरी देश की जनता देख रही है कि भाजपा का हेडक्वार्टर सब जगह एयर कंडीशन बज रहा है, चमचम चमचम संगमरमर पत्थर का बन रहा है, ये देख रही है देश की जनता, और देश की जनता जवाब देगी। और 5वां चीज आई है, ये जो अभी ड्रोन हो चल रहा है, ड्रोन, ये ड्रोन आप ही की पार्टी ने बोला कि भैया 3 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट है, और अभी आप बोल रहे हैं कि भैया कोई बोला ही नहीं है। अरे पहले पता कर लीजिए, भाजपा ने कुछ बोला है कि मोदी जी ने बोला है? और पूरे देश में, पूरे विश्व में जो शॉपिंग कर रहे हैं ना हमारे पैसों की, और किकबैक लिए जा रहे हैं, 53 लाख करोड़ कर्ज था, आज 163 लाख करोड़ हो गया है, ये भी घोटाला है। रेलवे में जिस तरीके से आप लोगों ने ये वंदे भारत के नाम पे इतने रुपए खर्च किए हैं, अभी मध्य प्रदेश इंदौर में चला, 545 सीटों में सिर्फ 43 सीटें भर पाया, ये है आपकी उपलब्धि, वो भी एक घोटाला है। घोटाला तो जो कोविड में भी हो रहा था, लाशों का अंबार बिछा था, आपने बोला था ना, जलता हुआ घर या क्या, जलता आपने बोला था, पूरा देश जल रहा था, कब्रिस्तान और शमशान में टांडव हो रहा था, गंगा भी रो रही थी, जमुना भी रो रही थी, और आप जाके पैसा कमा रहे थे उसमें घोटाला किया, PPE किट, और सबसे बड़ा घोटाला प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, इसका कोई फंड नहीं है। एक लाइन में माधव आनंद जी, मैं आपसे जवाब चाहूंगा, एक लाइन में, क्योंकि इस वक्त प्रेम शुक्ला जी और सुरेंद्र राजपूत जी गुस्से में हैं, मैं उनके पास नहीं जा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप 20 सेकंड में इसको समाप्त कर दें, और माफी चाहूंगा जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ। दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं दोनों से उम्मीद करती हूं, बहुत इज्जत करता हूं, दोनों बड़े भाई हैं मेरे, लेकिन ऐसा ना होता तो बेहतर होता। माधव आनंद जी। दीपक जी, देखिए, जितने भ्रष्टाचार के आरोप विपक्षी पार्टियां आदरणीय मोदी जी पे लगा रही हैं या उनकी सरकार पे लगा रही हैं, अगर ऐसा भ्रष्टाचार हुआ रहता तो क्या लगातार 2 टर्म आदरणीय मोदी जी को मिलता? और 2024 में भी पूरे भारतवर्ष की जनता मन बना चुकी है कि देश हित में आदरणीय मोदी जी का प्रधानमंत्री बना रहना जो है अनिवार्य है। तो ये लोग लाख कहते रहे, आखिर जनता जनार्दन ही मालिक है लोकतंत्र में। आप भी इस बात को जानते हैं, पहले क्या करप्शन था, करप्शन किस तरह हुए, किस तरह सरकारी खजानों को लूटने का काम इन पार्टियों ने किया है, सबको पता है। इसलिए जनता जनार्दन पे छोड़ देना चाहिए। जनता जनार्दन जो डिसीजन लेगा वो डिसीजन सबको मान्य होगा। ठीक है। जी न्यूज़।